हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं यहाँ लेक्चर 9। आपका चैप्टर 2 है बिलियन, पार्ट 2 बिलियन, चैप्टर 2 सॉल्यूशन। और इसमें लेक्चर 9 आप पढ़ेंगे। लेक्चर 9 में आप पढ़ेंगे आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले दोस्तों बच्चों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारी वीडियो तुरंत ही आपके पास पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, जिससे आप फटाफट से वीडियो देख सकें। तो देखिए, हमारे जो चैप्टर चल रहे हैं वो लेक्चर वाइज चल रहे हैं, तो देखते रहिए हमारे चैप्टर्स को लेक्चर वाइज। ठीक है, सभी वीडियो को लेक्चर वाइज। तो यहाँ हम देखेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ आदर्श विलयन वे विलयन जो सभी तापों और सभी सांद्रताओं पर राल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखें अनादर्श विलयन वे विलयन जो सभी तापों और सभी सांद्रताओं पर राल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब आप देखें यहाँ आदर्श विलयन के लिए कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस क्या हैं। तो देखिए, पहला हमारे पास क्या है, ऊष्मा, ये एंथैल्पी और ये आयतन। तो यहां देखेंगे हम आदर्श विलयन के लिए क्या होता है। आदर्श विलयन यदि न तो ऊष्मा अवशोषित करता है और न ही ऊष्मा उत्सर्जित करता है, मतलब न तो ऊष्मा वह लेता है और न ही निकालता है, तो वहां ऊष्मा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः डेल्टा एच की वैल्यू 0, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यह है एंथैल्पी का मान या ऊष्मा का मान, एंथैल्पी भी कह लेंगे आप इसे, और ऊष्मा। तो यहाँ एंथैल्पी के मान में और आयतन में आदर्श विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप देखेंगे यहाँ ए बी का आकर्षण बल ए व बी के आकर्षण बल के समान होता है। इसे आप समझेंगे इस डायग्राम द्वारा। तीनों बिंदुओं को, तीनों पॉइंट्स को आप समझेंगे इस डायग्राम द्वारा। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे विलयन। क्या बनाएंगे, विलयन। तो विलयन बनाने के लिए हमारे पास दो घटक है, नंबर 1 ए और नंबर 2 बी। घटक ए और घटक बी, इसे मान लेंगे आप विलेय, इसे मान लेंगे आप विलायक, दोनों को मिला देंगे। दोनों हमने मिला दिए, इसमें ए और बी को मिला दिया एक तीसरे पात्र में, तब बना ए बी प्रकार का विलयन। ठीक है, ये विलेय और ये विलायक दोनों आपस में मिक्स किए तब बना विलयन। और विलयन कैसा बना, ए बी प्रकार का, जो कि बना है ए और बी से। ठीक है, अब हम तीनों बिंदुओं को समझेंगे द्वारा। तो देखिए, यहाँ पहला क्या है, डेल्टा एच कैसा है, 0, मतलब कोई परिवर्तन नहीं है। यह मान लें इसके पास 10 किलो जूल पर मोल ऊष्मा है। ठीक है, और इसके पास भी 10 किलो जूल पर मोल ऊष्मा है। घटक ए के पास 10 किलो जूल और घटक बी के पास 10 किलो जूल, दोनों आपस में मिक्स किए, तब ऊष्मा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20 किलो जूल। 20 किलो जूल ऊष्मा, ठीक है, विलयन के अंदर। तो यहां न तो ऊष्मा ली गई और न ही ऊष्मा निकली, अर्थात विलयन में ऊष्मा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तब डेल्टा एच की वैल्यू 0। ऊष्मा, इसे आप बोलेंगे ऊष्मा में परिवर्तन या एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा है, 0। न तो ऊष्मा ली जाएगी और न निकलेगी। ठीक है, अब आप देखेंगे सेकंड पॉइंट को, आयतन में परिवर्तन। किसमें देखेंगे आप, आयतन में परिवर्तन। तो देखिए, यहां इसका आयतन मान लें हम 5 ml, इसका भी मान लें 5 ml। घटक ए का आयतन 5 ml, घटक बी का आयतन 5 ml, दोनों को मिक्स करेंगे, विलयन बनेगा, तो वो आयतन कितना होगा, 10 ml। तो ऐसे यहां आयतन के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, न तो आयतन घटेगा और न बढ़ेगा। ऐसा नहीं है
कि ये दोनों को मिलाने पर 9 ml रह जाए या 11 ml हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऊष्मा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आयतन भी नहीं बदलेगा। आप जानते हैं ऊष्मा बढ़ने पर आयतन बढ़ता है और ऊष्मा घटने पर आयतन घटता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट को समझेंगे ध्यान से। तीसरा पॉइंट, ए बी का आकर्षण बल ए व बी के आकर्षण बल के समान होता है। तो देखिए यहाँ ये हमारे पास इसके अंदर ए के अणु हैं और इसके अंदर बी के अणु हैं और इसके अंदर किसके हैं, ए बी के, ऐसे। अब देखिए यहाँ ए बी का इसकी बात हो रही है, इस विलयन की बात हो रही है। तो देखो यहाँ ए बी का आकर्षण बल विलयन का मतलब ए बी का आकर्षण बल ए के और बी के आकर्षण बल के समान होता है। मतलब यहां इनके बीच में ए के बीच में और बी के बीच में प्रबल आकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो यहां भी प्रबल आकर्षण बल कार्य करेगा। ऐसे ए के बीच में और बी के बीच में प्रबल आकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो वहां भी प्रबल ही करेगा। ए बी के अंदर भी प्रबल आकर्षण बल कार्य करेगा। अगर यहाँ ए और बी के बीच में ध्रुवल बल है तो यहाँ भी ध्रुवल बल ही कार्य करेगा। तो ऐसे ए बी का आकर्षण बल ए के और बी के आकर्षण बल के समान होता है। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट, यहां हम देख रहे हैं विलयन के अंदर 2 घटक है ए और बी। तो देखिए यहाँ ये क्या है हमारे पास, इस विलयन के अंदर घटक ए का आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब। तो वो क्या करेगा, विलयन के अंदर शुद्ध घटक के वाष्प दाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। इस विलयन के अंदर पहले घटक का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध पहले घटक के वाष्प दाब और पहले घटक के मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार यहाँ ये। ठीक है, अब आप देखेंगे 5वां पॉइंट, डेल्टा एस या एस क्या होती है, एंट्रोपी। डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन और एस एंट्रोपी। ठीक है, तो देखिए एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी किसी निकाय की अव्यवस्था की माप को एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, किसी निकाय की अव्यवस्था की माप को एंट्रोपी कहते हैं। अव्यवस्था रैंडमनेस। ठीक है, अव्यवस्था को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रैंडमनेस। तो देखिए आप जानते हैं हमारे पास द्रव्यों के या पदार्थों के 3 रूप होते हैं। पहला रूप होता है ठोस, फिर दूसरा द्रव, फिर गैस। ठीक है, द्रव 3 रूपों में पाए जाते हैं सामान्यतः, ये इनके 3 भौतिक रूप हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब हम चेक करेंगे कणों की व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं ठोसों में घटक कण काफी पास पास होते हैं और द्रवों में घटक कण कुछ दूर दूर होते हैं, जबकि गैसों में घटक कण काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो आप जान गए, समझ गए कि ठोसों में अनियमितता कम होगी, द्रवों में अनियमितता कुछ अधिक होगी और गैसों के कणों में अनियमितता बहुत होगी। तो कण किसमें अनियमित अधिक है, गैसों में। तो गैसों की एंट्रोपी अधिक होती है सभी पदार्थों में। ठीक है, सभी द्रव्यों के जो, जैसे हमारे पास ठोस पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, गैस है, तो तीनों में से गैस की एंट्रोपी अधिक होगी, क्योंकि गैस के अंदर कणों की अव्यवस्था अधिक है। कण कैसे बिखरे हुए, दूर दूर है, काफी दूर दूर है। तो एंट्रोपी अनियमितता अव्यवस्था बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, तो यहां बता रहे हैं आपको ठोस की एंट्रोपी बहुत कम, उससे अधिक एंट्रोपी द्रवों की और द्रवों से अधिक एंट्रोपी होगी गैसों की, अर्थात सबसे अधिक एंट्रोपी गैसों की होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ हमारे पास एक घटक ए है
तो इसके मध्य में ए कण होंगे, तो वो कैसे हैं, नियमित। ऐसे ही हमारे पास बी घटक कण है, तो इसके अंदर बी के जो कण होंगे, तो यहाँ ए के कण और बी के कण कैसे हैं, वो नियमित हैं। तो यहाँ कैसी है, नियमितता है। परंतु हमें क्या करना है, इन दोनों से विलयन बनाना है। विलयन बनाएंगे तो ए बी के साथ क्रिया करेगा, बी ए के साथ क्रिया करेगा, तो ऐसे अनियमितता आ जाएगी यहाँ। ठीक है, पहले कैसे थे, ए से क्रिया कर रहा था, बी से, परंतु विलयन बनाया हमने तो क्या हुआ, ए की क्रिया बी से हुई या बी की क्रिया ए से हुई, तो यहाँ अनियमितता आ गई। तो यहाँ विलयन में एंट्रोपी बढ़ जाएगी, या एंट्रोपी कम होगी और यहाँ अधिक होगी। ठीक है, तो ऐसे एंट्रोपी का मान बढ़ता है जब विलय को विलायक में मिलाया जाता है, तो अनियमितता बढ़ जाती है, जिससे एंट्रोपी भी बढ़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास पहला नॉर्मल हेक्सेन व नॉर्मल हेप्टेन, सेकंड मेथेनॉल व एथेनॉल। तो ये है हमारे पास आदर्श विलयन। ठीक है, अब हम समझेंगे अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। परिभाषा, वे विलयन जो सभी तापों और सभी सांद्रताओं पर राल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसके लिए भी कंडीशंस हैं, तो इसके अपोजिट हैं वो, इसके लगभग कुछ कंडीशन सेम है। तो देखें एक एक करके। तो पहला क्या है हमारे पास, एंथैल्पी में परिवर्तन होगा या आयतन में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देखो डायग्राम द्वारा, ये हमारे पास पहला घटक है ए और ये हमारे पास बी है, दोनों को हम मिलाएंगे। हम क्या बना रहे हैं, अनादर्श विलयन। हमने क्या किया, घटक ए को घटक बी में मिलाया, तब बना विलयन। क्या बनेगा, विलयन बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास विलयन है, और विलयन कैसा होगा, ए बी प्रकार का। ठीक है, अब यहां आप देखेंगे ए को हमने बी में मिलाया, घटक ए को घटक बी में मिलाया, ये विलय मान लिया हमने, ये विलायक मान लिया, दोनों आपस में मिक्स किए, तब क्या बना, विलयन। और विलयन कैसा बना, ए बी प्रकार का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊष्मा के मान में परिवर्तन देखेंगे एंथैल्पी के मान में। तो हमारे पास यहाँ कितनी ऊष्मा है, 10 किलो जूल। ठीक है, पर मोल, और 10 किलो जूल। ऐसे हमारे पास घटक ए के पास 10 किलो जूल ऊष्मा है और बी के पास 10 किलो जूल। इनको आपस में मिक्स करेंगे, विलयन बनाएंगे, तो क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, हमने ए को बी में मिलाया तो ऊष्मा घट भी सकती है और ऊष्मा बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे ए बी का आकर्षण बल ए व बी के आकर्षण बल से भिन्न आता है। भिन्न क्यों आएगा, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं 10 किलो जूल और 10 किलो जूल, इनको हमने आपसे मिक्स किया, तो ये मान फिक्स नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, या तो ऊष्मा इसमें से निकल जाएगी तो वो कम हो जाएगी, या ऊष्मा ले ली जाएगी तो कितनी हो जाएगी, वो 21। तो ऊष्मा यहाँ 20 से घट सकती है और 20 से बढ़ सकती है। तब क्या हुआ, डेल्टा एच की वैल्यू नॉट जीरो, मतलब यहाँ एंथैल्पी या ऊष्मा के मान में परिवर्तन होगा, क्योंकि विलयन या तो ऊष्मा निकालेगा तो कमी आएगी, या ऊष्मा लेगा तो वृद्धि होगी। ठीक है, इसी प्रकार आयतन में भी परिवर्तन होगा, आयतन में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ ऊष्मा के मान में परिवर्तन हो रहा है। और आप जानते हैं ऊष्मा बढ़ने पर आयतन बढ़ता है और घटने पर आयतन घटता है। तो यहाँ ऊष्मा के मान में परिवर्तन हो रहा है तो आयतन के मान में भी परिवर्तन होगा। अगर विलयन ऊष्मा ले रहा है तो आयतन बढ़ेगा और ऊष्मा निकाल रहा है तो आयतन घटेगा। तो ऐसे ही आपके दो पॉइंट क्लियर। तीसरा ये है, तीसरा अब आप समझेंगे यहां ए बी का आकर्षण बल ए और बी के आकर्षण बल से भिन्न आएगा। तो देखिए यहाँ ए का जो बल है
ए का बल और बी का, और यहां क्या है हमारे पास ए बी। तो देखिए ए के और बी के मध्य में लगने वाला बल इस बल से डिफरेंट होगा। ए के मध्य में और बी के मध्य में लगने वाला बल ए बी के बल से कैसा होगा, डिफरेंट। ठीक है, अर्थात या तो ए बी के बीच में बल कैसा होगा, इन दोनों की अपेक्षा प्रबल। ए बी के बीच में ये बल कैसा होगा, इन दोनों की अपेक्षा, ए की अपेक्षा और बी की अपेक्षा कैसा होगा, ये प्रबल, या होगा ये ध्रुवल, समान नहीं होगा। ठीक है, अगर ध्रुवल होगा, अगर ए बी के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल ध्रुवल है तो वो क्या होगा, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। अगर हमारे पास ए बी के बीच में लगने वाला बल ए से और बी से प्रबल है तो वो क्या होगा, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। तो ऐसे हमारे पास इस पॉइंट के आधार पर अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन वाले और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। ठीक है, अब आपका ये तीसरा पॉइंट कंप्लीट है। चौथा पॉइंट देखेंगे आप जान रहे हैं यहाँ ऊष्मा के मान में परिवर्तन हो रहा है तो क्या हुआ, इनके आंशिक वाष्प दाब भी बदल जाएंगे। इनके घटक ए के और घटक बी के विलयन के अंदर ऊष्मा निकलने पर और ऊष्मा अवशोषित होने पर क्या हुआ, आंशिक दाब भी बदल जाएंगे। ये पॉइंट सेम है आपका, क्योंकि यहाँ ए को बी में मिलाया हमने, घटक ए को घटक बी में मिलाया तो एंट्रोपी बढ़ी, अनियमितता बढ़ी, अर्थात यहाँ एंट्रोपी का मान अधिक आएगा। एग्जाम्पल, एथेनॉल व जल, सेकंड क्लोरोफॉर्म व एसीटोन। ठीक है, ये है। तो ये रहा हमारे पास आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक है, इसका आप लेंगे फटाफट से स्क्रीनशॉट, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम समझेंगे अनादर्श विलयन के प्रकार। क्या समझेंगे, अनादर्श विलयन के प्रकार। ठीक है, तो देखो अब हम समझेंगे अनादर्श विलयन के प्रकार। तो देखो अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो देखिए अनादर्श विलयन, तो देखो अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, और नंबर दो, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पहला पॉइंट क्या है, यहाँ ए आकर्षण बल। तो डायग्राम देखिए, यहाँ हमारे पास घटक ए है, घटक बी है। ठीक है, घटक ए और घटक बी से क्या बनेगा, विलयन। तो ये हमने बना लिया विलयन। ए बी प्रकार का बना विलयन। ठीक है, क्या बना, ए बी प्रकार का विलयन। तो देखिए यहाँ ए का आकर्षण बल, ए बी का आकर्षण बल ए व वी के
आकर्षण बलों की तुलना में कम आएगा। मतलब इस ए बी विलयन का जो आकर्षण बल है, ये आप देखेंगे ए बी, और यहां देखेंगे आप ए ए, और यहां देखेंगे आप बी बी। ठीक है, तो देखिए यहां ए बी के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ए ए और बी बी के आकर्षण बलों से कैसा होगा, कमजोर। ठीक है, कमजोर होगा तो क्या होगा, ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। अर्थात यहां आकर्षण बल कम है, ए बी के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल कैसा है, कम। तो क्या होगा, घटक ए और घटक बी आसानी से बाष्प बन जाएंगे। अर्थात इनका घटक ए का और घटक बी का बाष्प दाब अधिक होगा, क्योंकि बल कैसा है, कमजोर। तो ये अणु स्वतंत्र महसूस करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं, अर्थात वो इसमें से निकलने की कोशिश करेंगे तो ये वाष्प के रूप में बाहर निकलेंगे। ठीक है, अर्थात ए का और बी का वाष्प दाब कैसा होगा, अधिक होगा। तो यह देखिए सेकंड पॉइंट, इस विलयन में घटक ए का आंशिक वाष्प दाब कैसा है, अधिक है शुद्ध घटक के वाष्प दाब और उसके मूल अंश के गुणनफल के। ठीक है, बता दिया कार्य क्या है, ए बी के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल ए की तुलना में और बी की तुलना में कैसा है, वो कमजोर है। तो इसके अंदर ए, ठीक है, इस शुद्ध अवस्था की अपेक्षा घटक ए की अपेक्षा इस विलयन में घटक ए आसानी से वाष्प बन जाएगा। ठीक है, क्यों, यहाँ ए के बीच में कैसा बल लगा रहा है, प्रबल। ए के बीच में बल कैसा लग रहा है, प्रबल। तो ये क्या हुआ, आसानी से वाष्प नहीं बनेगा। ऐसे ही हमारे पास बी के बीच में कैसा बल है, प्रबल, परंतु दोनों को मिलाकर बनाया विलयन ए बी प्रकार का। तो यह बल कैसा, इन दोनों की तुलना में कमजोर। तो ये अपने आप को स्वतंत्रता या बिखरे हुए महसूस करेंगे, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे। तो ये इसमें से आसानी से वाष्प अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात ए का वाष्प दाब अधिक होगा और बी का वाष्प दाब अधिक होगा। इस ए का वाष्प दाब इस शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब से अधिक होगा, इसका वाष्प दाब इस शुद्ध अवस्था में इसके वाष्प दाब से इसका अधिक होगा। ऐसे ही यहाँ विलयन के अंदर बी का वाष्प दाब, विलयन के अंदर बी का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में बी के वाष्प दाब से अधिक होगा। तो ये पॉइंट है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ तीसरा पॉइंट, डेल्टा एच धनात्मक होगा। विलयन क्या करेगा, ऊष्मा लेगा। इन दोनों को आप सब मिक्स करेंगे तो ऊष्मा ली जाएगी, अर्थात ऊष्मा के मान में वृद्धि होगी, एंथैल्पी के मान में वृद्धि होगी। तो कैसा मान आएगा, धनात्मक। अब आपने यह समझा ऊष्मा के मान में वृद्धि हुई तो आयतन में भी वृद्धि होगी, आयतन भी बढ़ेगा। तो यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू धनात्मक होती है, वृद्धि होती है उसमें, तो आयतन में भी परिवर्तन होगा, मतलब वृद्धि होगी। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास ये एथेनॉल और जल का मिक्सचर, सेकंड है एसीटोन और एथेनॉल का मिक्सचर। ये रावल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे सेकंड, रावल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन वाले, तो ये इसके अपोजिट है। तो देखिए यहाँ डायग्राम, ए और बी ये हमारे पास दो घटक हैं विलयन के घटक, इन दोनों को आप समय मिक्स किया तो बना विलयन दोनों घटकों को। ठीक है, ए बी को आपस में हमने मिक्स किया, ए बी को आपस में मिक्स किया, घटक ए को बी में मिलाया, तब ए बी प्रकार का विलयन बना। ए बी विलयन बनेगा यहाँ। ठीक है, अब हम देखेंगे इन बिंदुओं को। तो पहला बिंदु क्या है, ए का आकर्षण बल, ए बी का आकर्षण बल ए के व बी के आकर्षण बल से कैसा प्रबल। अब आप यहां देखेंगे ए और बी विलयन है हमारे पास, इसके अंदर ए घटक है और ए घटक है, इसके अंदर बी घटक है और बी घटक है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ ए बी के बीच में लगने वाला आकर्षण बल,
ए की तुलना में और बी की तुलना में, ए की तुलना में और बी की तुलना में कैसा ये प्रबल है, प्रबल है। तो फिर क्या हुआ, घटक ए इसमें से आसानी से वाष्प अवस्था में नहीं आएगा, इसी प्रकार बी इसमें से आसानी से वाष्प अवस्था में नहीं आएगा, क्योंकि ये स्ट्रांगली प्रबलता से आपस में जुड़ चुके हैं। ये ए बी से प्रबलता से जुड़ चुका है, तब ये इसमें से आसानी से वाष्प नहीं बन सकेंगे। तब क्या होगा, यहाँ ए का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था की बात हो रही है, शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब विलयन के अंदर इस ए के वाष्प दाब से अधिक होगा, इसका वाष्प दाब इसके वाष्प दाब से अधिक होगा, ये लिखा है हमने। तो देखिए ये शुद्ध अवस्था में ये हमारे पास इसका वाष्प दाब अधिक है और इसका कैसा है, कम। तो देखिए शुद्ध अवस्था में हमने दर्शाया नोट से, ये हमारे पास कैसी अवस्था है, शुद्ध अवस्था, तो इसका अधिक है किसके, इसके। तो देखिए विलयन के अंदर आंशिक वाष्प दाब, विलयन के अंदर ए का आंशिक वाष्प दाब कैसा है, कम। किससे कम है, शुद्ध घटक ए से। विलयन के अंदर ए का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में घटक ए के वाष्प दाब से कम है, तो इसका वाष्प दाब कैसा होगा, कम, इसका अधिक, और वही हमने लिखा है। इसी प्रकार यहाँ बी का इसका वाष्प दाब कम है और यहाँ इस बी का अधिक है, ठीक है। विलयन के अंदर बी का कैसा है, कम, और शुद्ध अवस्था में कैसा है, वो अधिक। अब यहाँ देखेंगे आप एंथैल्पी या ऊष्मा के मान में परिवर्तन, तो कैसा होता है, कमी आती है, दोनों को मिलाएंगे और बॉन्ड कैसा बना, प्रबल, ठीक है। प्रबल का मतलब क्या है, तो ऊष्मा चाहिए, प्रबल बॉन्ड बना तो ऊष्मा निकलेगी, प्रबल बॉन्ड बना है तो यहाँ क्या हुआ, एंथैल्पी के मान में कमी आएगी, और आप जानते हैं ऊष्मा के मान में, एंथैल्पी के मान में कमी आती है तो आयतन भी घटता है। तो प्रबल ए बी के बीच में प्रबल आकर्षक बल है, इसलिए यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू ऋणात्मक है, ऊष्मा के मान में कमी आएगी और आयतन भी घटेगा। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल, पहला जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा क्लोरोफॉर्म और ईथर, और आप यहाँ इनका लेंगे स्क्रीनशॉट, तो ये आपके दोनों कंप्लीट है, ठीक है, ले लिया। अब आप समझेंगे इन दोनों के ग्राफ, तो यहाँ देखिए आप ग्राफ बहुत ही मजेदार है, और क्या होगा, आप ग्राफ को आसानी से बना लेंगे, ठीक है, ट्रिक के रूप में, शॉर्ट रूप में आपको समझाएंगे ग्राफ कैसे बनता है इनका ग्राफ, ठीक है। तो देखिए ग्राफ, तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे आदर्श विलयन का, ठीक है, उससे बनाएंगे ये दोनों। तो देखिए एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया है, हटा दें से, ग्राफ देखो यहां, अब तक का ये सबसे बेस्ट ग्राफ है। तो देखिए यहां ठीक है, यहां हम मूल अंश, पहले घटक का मूल अंश मान लें 1, और पहले घटक का मूल अंश मान लें हम यहाँ 0, और दूसरे का यहाँ हमने मान लिया दूसरे घटक का मूल अंश 0, और यहाँ दूसरे का मान लिया हमने मूल अंश 1 दिख रहा है। तो देखिए यहाँ हमारे पास ये x a का मतलब क्या है, घटक a का मूल अंश, घटक a का मूल अंश कितना है 1, और यहाँ कितना है 0। अब घटक b का मूल अंश हमारे पास कितना है 0, यहाँ कितना है 1। आप ये भी जानते हैं हमने यहाँ घटक a का मूल अंश 1 माना है, हमने यहाँ 1 क्यों नहीं माना है या 2 क्यों नहीं माना है, 0 ही क्यों माना है। आप जानते हैं कि विलयन में घटकों के मूल अंशों का योग हमेशा 1 होता है, ठीक है, विलयन में घटकों के मूल अंशों का योग हमेशा 1। तो हम यहाँ कितना मान रहे हैं 1, तो हम यहाँ 0 ही मानेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ 1 ले लें तो 1 1 2 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ हमने क्या माना है 0, तो हम क्या मानेंगे यहाँ 1 मानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम 1 मान लें और 1 1 कितना हो जाएगा 2,
तो हम इसका एक्स बी का घटक 2 का मूल अंश कितना माना है हमने 0, तो यहाँ कितना मानेंगे 1। ठीक है, क्लियर। तो अब हमारे पास यहाँ क्या है, घटक ए का वाष्प दाब और ये क्या है हमारे पास घटक बी का वाष्प दाब। तो आप देख रहे हैं पहले यहाँ हमारे पास पहले घटक का मूल अंश बढ़ रहा है, आप जानते हैं राल्ट के नियम से। ठीक है, वाष्प दाब या आंशिक दाब बढ़ने पर मूल अंश बढ़ता है, आंशिक वाष्प दाब बढ़ने पर मूल अंश क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं घटक ए का मूल अंश क्या हुआ, घट रहा है। यहाँ तो घटक ए का मूल अंश यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 0। तो घटक ए का मूल अंश यहाँ घट रहा है, तो उसका आंशिक वाष्प दाब भी घटेगा। यह है राउल्ट का नियम। मूल अंश घटने पर आंशिक वाष्प दाब घटता है और मूल अंश बढ़ने पर आंशिक वाष्प दाब बढ़ता है। तो देखिए यहाँ मूल अंश, पहले घटक का मूल अंश घट रहा है, ये हमारे पास क्या है यहाँ मूल अंश, क्या है ये मूल अंश, और ये हमारे पास क्या है यहाँ वाष्प दाब, क्या है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहली कंडीशन, पहले घटक का मूल अंश घट रहा है, तो क्या हुआ, ये हमारे पास पहले घटक का आंशिक वाष्प दाब, तो ये घटेगा, क्या होगा, ये घट जाएगा। मूल अंश घटने पर आंशिक वाष्प दाब घटता है। ठीक है, घट गया। अब क्या हुआ, सेकंड देखें हम, घटक बी का मूल अंश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ 0 से 1 की ओर जा रहा है, तो बढ़ रहा है। आप जानते हैं मूल अंश बढ़ने पर क्या होता है, आंशिक वाष्प दाब बढ़ता है, आंशिक वाष्प दाब बढ़ता है। ठीक है, क्लियर। यहां हम देख रहे हैं घटक ए का मूल अंश घट रहा है, तो उसका आंशिक दाब भी घटेगा। अब मूल अंश घटक बी का बढ़ रहा है, तो उसका आंशिक दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये बनेगा कुल दाब, P बराबर PA और PB। ठीक है, घटक ए का और घटक बी का वाष्प दाब बराबर हो कुल दाब के। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है यहाँ PA और ये शुद्ध अवस्था में और ये XA। अब ये हमारे पास क्या है PB, क्या है PB, P0B और XB। ठीक है, ये तो देखिए यहाँ ये घटक ए के लिए हमारे पास पहले घटक का आंशिक वाष्प दाब वो बराबर है किसके, शुद्ध अवस्था में पहले घटक के वाष्प दाब के और उसके मूल से गुणनफल के। तो ये है हमारे पास आदर्श विलयन के लिए ग्राफ। ठीक है, आदर्श विलयन के लिए ग्राफ आप ऐसे बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो देखिए अब इस ग्राफ से हम क्या करेंगे, रावल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और रावल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन का ग्राफ आसानी से बना लेंगे। देखिए ट्रिक के रूप में क्या है, हमने यह देखा विलयन के अंदर क्या हुआ, वाष्प दाब बढ़ा, विलयन के अंदर क्या हुआ, घटक ए का वाष्प दाब बढ़ा। तो ये हमारे पास घटक ए, तो ये हमें कुछ बढ़ा हुआ दिखाई देगा, ऐसे ये बढ़ा हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार विलयन के दूसरे घटक का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था की अपेक्षा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये दूसरे का है, तो ये भी कुछ बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब ये दोनों बढ़े हैं तो कुल दाब भी बढ़ेगा, कुल दाब भी बढ़ेगा, तो वो ऐसे दिखाई देगा। तो कुल दाब भी, कुल वाष्प दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इसे दिखाते हैं हम बढ़ते हुए रूप में, ग्रेटर देन के रूप में दिखा देंगे हम। ठीक है, ये है। तो देखिए कितना शॉर्ट तरीका है, कितना इजी तरीका है, आप समझ गए। तो ये क्या है हमारे पास, रावल्ट के नियम से धनात्मक विचलन का ग्राफ। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट होगा
ऋणात्मक विचलन का। तो देखिए यहाँ ये हमारे पास मूल अंश है, घटक ए का कितना है हमारे पास 1, घटक ए का 1 है, और यहाँ घटक ए का 0 होगा, ये आप जानते हैं। यहाँ घटक बी का मान लें मूल अंश, घटक ए का मूल अंश 1 है यहाँ, तो यहाँ घटक ए का मूल अंश 0 होगा, यहाँ घटक बी का मूल अंश 0 हो तो कितना होगा यहाँ 1 होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ ये हमारे पास क्या है, पहले घटक का वाष्प दाब, दूसरे घटक का वाष्प दाब। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पहले घटक का मूल अंश घट रहा है तो क्या होगा, उसका वाष्प दाब भी घटेगा। उसका द्वारा देखेंगे पहले घटक का मूल अंश घट रहा है, 1 से 0 की ओर जा रहा है तो उसका आंशिक वाष्प दाब भी घटेगा। और सेकंड घटक बी का मूल अंश बढ़ रहा है तो उसका आंशिक वाष्प दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ कुल वाष्प दाब का ग्राफ ये है हमारे पास, कुल वाष्प दाब का ये ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये P बराबर PA प्लस PB, और यहाँ क्या है, PA बराबर P नॉट AXA, और यहाँ क्या है हमारे पास PB बराबर P नॉट B और XB। ठीक है, तो ये है हमारे पास फिलहाल आदर्श विलयन के लिए ग्राफ। इसे चेंज करेंगे, यहाँ देख रहे हैं आप विलयन के अंदर क्या हुआ, घटक ए का वाष्प दाब घट रहा है शुद्ध अवस्था की अपेक्षा, तो घट रहा है तो उसे ऐसे दिखाई दे देगी, डाउन वार्ड चला जाएगा, घटते हुए क्रम में चला जाएगा वो ऐसे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ बी का भी घट रहा है विलयन के अंदर तो वो भी ऐसे दिखाई देगा हमें घटते हुए क्रम में। अब कुल वाष्प दाब भी घट जाएगा तो उसे हम ऐसे दिखाई देंगे, दिखा देंगे ऐसे। ठीक है, तो घटक ए का आंशिक वाष्प दाब हमें घटता हुआ दिखाई दिया, इसी प्रकार घटक बी का घटता हुआ, और कुल क्या हुआ वाष्प दाब भी घटेगा। तो यहाँ चिन्ह को हटा देंगे और चेंज कर देंगे किसके रूप में, लेस देन, किसके रूप में, लेस देन के रूप में। तो ये है हमारे पास राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन वाला ग्राफ और ये धनात्मक वाला ग्राफ। तो देखिए कितना इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। आपको केवल आदर्श विलयन वाला ग्राफ आना चाहिए, वो हमने 2 बार यहाँ बना दिया था। ठीक है, तो देखते रहिए हमारी वीडियो को, कितनी मजेदार वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।